बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ कैफ 4 बिजनेस लॉ। आज के लेक्चर में हम अपने ऑफ़र की डिस्कशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वी वुड बी एंडिंग और नियर टू एंडिंग आर ऑफ़र की डिस्कशन। फिर हम इस चैप्टर के अगले फेज़ पे जाएंगे, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। बट बिफोर वी स्टार्ट, कोई एक बंदा तिलावत कर दो, और ये जो पेन टिक टिक करते हो ना, ये बंद कर दो, ठीक है जी। कोई एक बंदा जो अपने आप को मुसलमान समझता है वो तिलावत कर दे। कोई समझता नहीं है अपने आप को मुसलमान? क्या नहीं, मैं तो कर दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन कोई एक भाई तिलावत कर दे यार, शाबाश। अभी बोलते ना गाना सुना दो, रमज़ान में तो भाई फ़ौरन सुरीली आवाज़ में वो गिटार लेके बैठे थे ऐसे करके, ठीक है। तिलावत करो ना, शाबाश। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सर आपकी वार्डरोब माशाल्लाह, क्या यार, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं। वार्डरोब यार बस ये है कि मेरा जो पहला बैच था ना, उस वक्त मैं इतना नहीं था सेट। वो उस वक्त फॉर्म में जाता था, फॉर्मल पैंट शर्ट, फुल योयो बॉय, बाल बना के। उसके बाद लास्ट बैच से ही कुछ क्लासेस स्टार्ट होने के बाद से मेरा ये आउटलुक पूरा चेंज हो गया। तो बस अब मुझे इसमें मज़ा आता है। तो अब जैसे लड़कियाँ मैचिंग करती हैं, वैसे मैं शलवार कमीज़ के साथ में टोपियाँ मैच करता हूँ, ठीक है जी। कौन सी फर्म है? KPMG। चलो जी आगे बढ़ें। क्वालिफाई कब करूँगा यार? जब ज़िंदगी में पढ़ने का मूड होगा। असल में 3 एग्जाम्स मेरे रह गए और लास्ट में 2 दिए, तो दोनों बढ़ गए। अब जून अटेम्प्ट आ रही तो मैं दे नहीं रहा, ऐसे ही मेंटली नॉट रेडी टू अपेयर इन ICAP। तो मैंने सोचा यार अपने आप को ब्रेक देते हैं, ज़रूरत भी नहीं ना अभी पास करने की। तो अब इंशाल्लाह जून में दुआ करो अल्लाह से कि हज का इरादा नियत है, अल्लाह ताला बुला लें। तो जून की अटैम्प्ट समझो हज से बिल्कुल टकरा रही थी। ऐसा था कि 3, 4, 5 को पेपर पढ़े थे और 3 से 6, 7 में हज आ रहा था। तो सोचा यार पहले फ़र्ज़ अदा करते हैं, पेपर बाद में हो जाएंगे। दुनिया थोड़ी चीज़ करनी है, दुनिया में ज़रूरत पूरी हो रही है, अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, ख़त्म बात। दिसंबर में पढ़ देंगे पेपर, ठीक है जी। चलो ये है, बस दुआ करो क्वालिफाई भी हो जाएंगे। ऑफ़र एक्सेप्टेंस की डिस्कशन चली थी हमारी, किसकी? ऑफ़र की। तो ऑफ़र को हम रिवाइज़ करते हैं, हर क्लास में पिछली काम का काम रिवाइज़ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कौन बंदा मुझे ऑफ़र की डेफिनेशन सुनाएगा? सब ने नीचे देख लिया, ठीक है जी। सुनाओ भाई ऑफ़र की डेफिनेशन। हाँ सुनाओ। अब पढ़ के नहीं सुनानी है, देख के नहीं सुनानी है। किसी का कंसल्ट लेना हाँ या नाम है। चलो ऑफ़र की डेफिनेशन सुनाओ। सही है, ठीक है। ही इज सेड टू मेक द ऑफ़र, ठीक है जी, ओके। तो एक बंदे का व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन द एसेंट और कंसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, ही इज सेड टू मेक एन ऑफ़र। ऐसा ही है, यानी कि जब बंदा सामने वाले को एक ऐसा ऑफ़र या प्रोपोजिशन दे किसी काम को करने या ना करने की, उसकी नीयत ये हो कि सामने वाले का एसेंट या कंसर्न लिया जाए, ये सेड टू मेक एन ऑफ़र। माइंड मैप कॉपी करनी, एग्जाम्पल सिर्फ माइंड मैप एग्जाम्पल कॉपी नहीं करनी, किताब में लिखी हुई है। अच्छा, फिर हमने बात की कि ऑफ़र सिर्फ वही बंदा एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफ़र की जा रही है। आगे हमने बात की एक्सेप्टेंस की। अब मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चल रहा हूँ, 1.5 पे स्पीड लेके जा रहा हूँ, फिर आगे हम ब्रेक लगा लेंगे जब नया चीज़ पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस क्या थी कि जब बंदा सामने वाली ऑफ़र को एज इट इज़ कबूल कर ले, मनोमन मान ले। अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हें जनाब ये वाली घड़ी बेचना चाह रहा हूँ, तो तुमने कहा हाँ मैं यही वाली घड़ी इतने ही में ही खरीदना चाह रहा हूँ, तो फिर ये बिल्कुल 100% मैच हो गई चीज़ें, घड़ी भी, अमाउंट भी, प्राइस भी, टाइमिंग भी, सब कुछ। लेकिन अगर तुमने इसमें फरमाइशी प्रोग्राम डाले, इसका मतलब तुमने काउंटर ऑफ़र डाल दी। काउंटर ऑफ़र डालने से ओरिजिनल ऑफ़र मेरी लैप्स हो जाती है। इसके बाद हमने बात की जनाब कि प्रपोजल एक्सेप्टेंस मिला के क्या बन जाता है? बोलो बोलो, प्रॉमिस बन जाता है। और अगर इस प्रॉमिस में हम क्या करते हैं? कंसिडरेशन ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है? बोलो भाई, एग्रीमेंट बन जाता है। फिर मैंने कहा कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? लीगली इन्फोर्सेबल होना ज़रूरी है। तो फिर हमने कहा कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आप कोर्ट में दिखाते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी लीगली इन्फोर्सेबल। शहीर भाई आए थे कल, सवाल उन्होंने ग्रुप में भी किया, आज भी किया,
और उसका जवाब मैंने वहाँ भी दिया और यहाँ भी रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसे नहीं होता, ये ज़रा मुझे बताएं। मतलब आगे पीछे ऐसे सवाल था। तो बहरहाल तो बात ये थी कि मैंने उससे कहा कि अगर देखो मैं तुमसे एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं तुम्हें लेट से 10 लैपटॉप बेचूंगा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बोला हाँ। मतलब क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल इन्फोर्सेबल, मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, लॉफुल है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें ब्लैक लेबल की 4 शराब की बोतलें बेचूंगा, तो क्या ये एग्रीमेंट है? हाँ है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा लॉफुल नहीं है। ऐसा ही है। चलो फिर हमने बात की कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही अग्रीमेंट का नाम आ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही अग्रीमेंट का नाम आ रहा है, यानी कि ऐसा अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वो क्या कहलाता है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने बात की इन्फोर्सेबिलिटी की। हमने कहा कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे मेरी नियत क्या होती है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसके अंदर हमने बात की कि सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते। अगर सोशल एग्रीमेंट करूं कि चलो आज रात जाते हैं कहीं, हम जाके जो है वो पार्टी करते हैं, ये क्या है? हमारा सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है, दूसरी यारी का एग्रीमेंट है। लेकिन अगर हम नहीं जाते आज, हमने कहा चलो यार रमज़ान की रातों में खारा दर पे अच्छी जो है ना वो स्ट्रीट फूड मिल रहे होता है, 3-4 साल पहले 5 साल पहले खाया था, तो बहुत टाइम हो गया कहे हुए। और अगर मैं तुम लोग को स्ट्रीट फूड खिलाने ना लेके जाऊँ, तो तुम क्या करोगे? केस कर सकते हो, कर तो सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। इमाम साहब ने कहा ख़त्म कराने हैं 25 की रात को, आ जाना, साथ खाना खाएंगे। मैंने कहा डन सीन है। मैं नहीं पहुँचा। इमाम साहब केस कर सकते हैं, इसको बुलाया था भाई ख़त्म कुरान में आना, दुआ में शिरकत करना और फिर खाना साथ खाना, ये नहीं आया, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर इसी तरह से कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी हो, तो उसके पीछे क्या मेरी इंटेंशन होती है? टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हाँ बिल्कुल होती है। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ ऑफर की। टाइप्स ऑफ ऑफर में 3 तरह की ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर और काउंटर ऑफर। जनरल ऑफर जो कि एक अवामुन नास को की जाए, जिस किसी ने मेरा खोया हुआ वॉलेट ला कर दिया उसको 5,000 रुपये का नाम। जनरल ऑफर इज मेड टू अ क्लास ऑफ पर्सन, या कि अवामुन नास को, पब्लिक एट लास्ट को की जाती है। स्पेसिफिक पर्सन इज मेड टू अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस। अगर मैं सिर्फ लड़कों को ऑफर दूँ, अगर मैं सिर्फ ये ऑफ़र दूँ कि जो बंदा भी एग्री करना चाहता है कि मेरे साथ नाश्ता करे, तो वो इतवार को आ जाए दो दरिया के ट्रैक पे, हम वहाँ बोर्ड बेसन में नाश्ता करेंगे, उसके बाद चलेंगे दो दरिया। ये मैंने सिर्फ लड़कों को ऑफ़र की है, एक स्पेसिफिक पर्सन्स को ऑफ़र की है। अब जो लड़का वेल डन, ठीक है, अब जो लड़का मेरे साथ चलना चाहेगा वो क्या कर देगा? इस ऑफ़र को अवेल कर देगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक ऑफ़र है। अच्छा, स्पेसिफिक ऑफ़र मेड टू डेफिनेट पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स। उसके बाद हमने की जनरल ऑफ़र जो कि मेड एट पब्लिक और लार्ज हो गया अवामुन नास को की जाती है। अच्छा, एग्जाम्पल मैं स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। काउंटर ऑफ़र एक ऐसी ऑफ़र जो कि ओरिजिनल ऑफ़र के बदले में की जाती है। डन। एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर, नंबर 1 2 पर्सन्स, एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, देयर मस्ट बी 2 पर्सन। नंबर 2 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन हो कि अगर बंदा डिफॉल्ट कर जाए तो उसको कोर्ट में ले जाके सू करा जाए, ठीक है। सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तुम मुझे 20 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें एक अच्छी सी गाड़ी दूंगा। अच्छी सी गाड़ी नहीं होती, एक आला सी चीज़ नहीं होती, एक अच्छा सा नाश्ता कुछ नहीं होता। बोलो भाई मैं तुम्हें बोर्ड बेसन पे फ्रंटियर की दुम्बा गाड़ी खिलाऊंगा, ये क्या है? पूरी सर्टेन कर दी, डेफिनेट कर दी, स्पेसिफिक कर दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो मैं अच्छा सा खाना खिलाऊंगा और तो मैं अंडे वाला बर्गर खिला दूँ, बुरा लगेगा? तो अच्छा सा भाई मेरे लिए अच्छा सा था, वो तुम्हारे लिए अच्छा सा नहीं था। तो ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। डन। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द काउंटर पार्टी। अच्छा, कम्युनिकेशन एक्सप्रेस भी होती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, ऑफर कंप्लीट कब होगी? कब माना जाएगा कि ऑफर पहुंच गई, ऑफर हो गई, ऑफर मुकम्मल हो गई? ऑफर मुकम्मल जब होगी जब सामने वाले तक बात पहुंच जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट 1872 के ज़माने में बात कैसे पहुंचती थी? ख़त के ज़रिए। ख़त गया, ख़त उसको मिला, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद, जब उसने ख़त रीड कर लिया, मौसूल हो गया, उसकी आंखों ने ख़त को पढ़ लिया, उसके कानों ने उसकी आवाज़ को सुन लिया, उसके कानों ने वॉइस मैसेज को सुन लिया, तो यानी कि ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई, ऑफ़र कंप्लीट हो गई। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब एक्सेप्टेंस की डिस्कशन करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है भाई? ऑफ़र। डन। अच्छा, कंडीशनल ऑफर। कंडीशनल ऑफर में हमने बात खत्म की थी। कंडीशनल ऑफर ये है कि ऑफर के साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाए, तो वो ऑफर जब ही ऑफर एक्सेप्ट होगी जब उस कंडीशन को मीट किया जाए। अगर मैं कहता हूँ अगर तुम मेरा लैपटॉप मुझसे खरीदना चाहते हो तो 10,000 रुपये मुझे कैश में ला के दो, अगर 10,000 रुपये तुम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हुई? नहीं। तो ऑफर का एक्सेप्ट होने के लिए कंडीशन फुलफिल होना बेहद ज़रूरी है। क्या यहाँ तक हम साथ हैं? 9 मिनट में इंशाल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 3 लेक्चर्स का काम रिवाइज कर लिया है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं इन्विटेशन टू एन ऑफर की। ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है।
बच्चे ना मिक्स करते हैं ऑफ़र को और इनविटेशन टू एन ऑफ़र को। अब मैं यहाँ पर अपनी स्पीड भी स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, और अपनी बात को आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेडिंग डालो इनविटेशन टू एन ऑफ़र, छोड़ दो कंटेंट को क्या लिखा हुआ है। अगर सिर्फ इस हेडिंग की पढ़ो, इस हेडिंग को पढ़ो, इनविटेशन टू एन ऑफ़र, ये क्या है? दावत दी जा रही है कि मुझे ऑफ़र दो, दावत दी जा रही है कि मुझे ऑफ़र दो। मैं ऑफ़र नहीं दे रहा, दावत दी जा रही है, इनवाइट कर रहा हूँ कि मुझे ऑफ़र दो। इनविटेशन टू एन ऑफ़र की बेहतरीन मिसाल जो फुल फिट बैठती है क्या है? टेंडर। टेंडर समझते हो क्या होता है? एक कंपनी अखबार में पब्लिश करती है टेंडर कि जनाब लेट्स से एक कंपनी है, मिसाल के तौर पर कोई भी कंपनी ले लो, यूनिलीवर। लेट्स से यूनिलीवर अखबार में एक इश्तिहार पब्लिश करती है कि मैं अपनी बिल्डिंग अवारी टावर, हालांकि उसकी किराए पर है लेकिन लेट्स उसकी अपनी है, तो अवारी टावर वाले ऐड पब्लिश करते हैं। चलो अवारी की मिसाल ले लो। अवारी टावर वाले ऐड पब्लिश करते हैं कि मेट्रोपोल में जो हमारा अवारी होटल है, इसकी छत के ऊपर हम सोलर लगवाने जा रहे हैं, हम सोलर की इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, तो जो कोई भी हमें सोलर लगा के देगा वो ज़रा बिड कर दे। अब लेट से अवारी टावर वालों ने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें ये वाला इन्वर्टर लगवाना है, इतने किलोवाट के सोलर पैनल लगवाने हैं, इतनी प्लेटें लगवानी हैं, और स्ट्रक्चर का साइज़ ये है, फिट ये है, इंचेस ये हैं, जो भी सोलर की अपनी ज़बान में सारी बातें होती हैं। तो अवारी टावर वालों ने जंग अखबार में इश्तिहार दे दिया, उर्दू अखबार में, इंग्लिश अखबार में, एक्सप्रेस में, कौमी अखबार में, पता नहीं कौन कौन से अखबार आते थे, तो हर जगह इश्तिहार दे दिया। तो अब जो सोलर वालों के पास ये न्यूज़ पहुंचेगी, जो सोलर वाले वो न्यूज़ पढ़ेंगे, तो वो उनके लिए ऑफ़र है या इनविटेशन टू ऑफ़र है? इनविटेशन टू ऑफ़र है। अब वो जो सोलर कंपनीज हैं वो क्या करेंगी? वो बिड करेंगी, वो बिड करेंगी। अब सोलर कंपनी वाले सारे अपनी वर्किंग करेंगे बैठ के, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये साइज़ है, इतनी प्लेटें लगनी है, ये वाला इन्वर्टर लगना है, और ये वाली पावर है, और इस तरफ लगेगा, इतने मजदूर लगेंगे, इतने लेबर लगेगा, इतने घंटे लगेंगे, इतना दिन लगेगा, इतनी रातें लगेगा, इतने इलेक्ट्रिशियन आएंगे, और इतना सुपरवाइज़र होंगे, इसकी कॉस्ट ये होगी। कॉस्टिंग करके लेट से सोलर वालों ने अपनी कॉस्ट दे दी, यार आपका 1 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। किसी ने बोला यार मैं 95 लाख में काम करके दूंगा, किसी ने बोला मैं 70 लाख में करके दूंगा, किसी ने बोला भाई 1 करोड़ 50 लाख रुपए में काम करके दूंगा। अब सबने क्या किए? बिड की है, बोली लगाई है, बिड की है, बोली लगाई है। तो जो अवारी टावर का अखबार में इश्तिहार देना था, ये क्या था? इनविटेशन टू एन ऑफ़र, कि मुझे आओ ऑफ़र दो। तो अब मुझे बताओ, ए कंपनी ने कहा 1 करोड़ रुपए, बी कंपनी ने कहा 95 लाख रुपए, सी कंपनी ने कहा 70 लाख रुपए, डी कंपनी ने कहा 1 करोड़ 30 लाख रुपए, ई कंपनी ने कहा 1 करोड़ 50 लाख रुपए। ये सब वो लोग क्या दे रहे हैं? ऑफर्स दे रहे हैं। लेकिन इनविटेशन टू एन ऑफर किसने दी? अवारी टावर ने दी। क्या मेरी बात समझ आई है? थोड़ी सी बारीक बात थी। अगली मिसाल, आईपीएल कौन कौन देखते हैं? आईपीएल, हाँ, कौन कौन देखता है? कोई नहीं देखता। रेस्टोरेंट की मेन्यू की मिसाल दूँ? चलो वो भी मिसाल भी दे दी बस। चलो, आईपीएल या पीएसएल देखते होगे, मतलब कभी तुमने उसके ऑप्शन देखे होंगे, जैसे बोली लगती है। तो आईपीएल की जो बोली लगती है ना, उसमें होता क्या है? उसमें प्लेयर जो फ्री घूम रहा होता है उसका नाम स्क्रीन पे लगता है कि ये प्लेयर है, जो ख़रीदना चाहता है, सारे फ्रेंचाइज के ओनर बैठे होते हैं, तो वो इसकी बोली लगाएं। तो वो हैमर फाइनल बोली पे लगा होता है, इतने इसकी बोली लग गई है, तो फिर वो वेट किया जाता है, कोई इसकी बोली बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा दे, फिर बोली लगती है, कोई बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा ले। तो सनराइज़र हैदराबाद आईपीएल की टीम है जो मुझे बड़ी पसंद है। 2023 में गालिबन कोई 22 में 10वें नंबर पे फिनिश किया, 23 में 8वें नंबर पे। फिर जो उसकी ओनर है काव्या मरान, उसने पैट कमिंस को ख़रीदा 2024 में, कितने का? 20 करोड़ 50 लाख रुपए का। अब पैट कमिंस की बोली लगना शुरू हुई, सारे फ्रेंचाइज ओनर्स ने लेट से कहा 5 करोड़ से स्टार्ट किया, 5 करोड़, अगले ने बोला 7, उसने बोला चलो मैं 9 देता हूँ, इसने बोला मैं 10 देता हूँ, उसने बोला मैं 15 देता हूँ। आखिरी बिड काव्या मरान ने की 20 करोड़ 50 लाख रुपए की, और उस 20 करोड़ 50 लाख रुपए के ऊपर बाकी फ्रेंचाइज ओनर्स फारग हो चुके थे। उन्होंने बोला भाई इतना महंगा तो हम नहीं खरीदेंगे। उसने बस खुद ही तालियां बजाई, 2-3 तालियां बजी। अगले सीजन में सनराइजर हैदराबाद ने 2nd नंबर पर फिनिश किया। केकेआर से फाइनल हारी ना कोलकाता से, ठीक है, और अभी भी देखो कितनी टाइट चल रही है। कैप्टनसी की बात थी सारी। तो बात समझाने का मकसद क्या थी कि वो क्या थी जो ऑक्शन पे पैट कमिंस लगा हुआ था, वो इन्विटेशन टू एन ऑफर थी। इन्विटेशन किसको दिया गया था? सारे फ्रेंचाइज ओनर्स को कि आओ बोली लगाओ। सबने बोली लगाई, डन। अच्छा, रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो तो सामने मेन्यू रखा होता है। अच्छा, रेस्टोरेंट की उसमें भी मैंने एक नया लफ्ज़ सीखा ना, अभी हम दोस्त थे स्कूल के ना कुछ, तो खाने के लिए गए, हमने बोला चलो अफ्तार करते हैं गुलशन में ही। तो गुलशन में हमने सोचा यार हंगरी अभी भी चलते हैं सिंधी मुस्लिम पे। तो अब देर हो गई, असर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते निकलते, तो हमने कहा चलो मस्कन चलते हैं। अब मस्कन गए तो एक जगह गए हम मेलमा पे,
तो वहाँ बुफ़े चल रहा था। हमने कहा हमने बुफ़े नहीं खाना, हम बाहर आ गए। थोड़ा सा ही बाहर निकलने लगे तो रेस्टोरेंट वाले ने क्या मुझे दी, ऑफ़र दी। अब इस मिसाल में भी ऑफ़र सामने आई गई इत्तेफाकन। उसने कहा सर आप क्यों जा रहे हैं? हमने कहा यार बुफ़े नहीं खाना। सर आज तो बुफ़े ही होता है। चले मैं आपको, आप कितने पर्सन हैं? मतलब 6। सर आप 4 लोगों की पेमेंट करें, 6 लोगों का बुफ़े दे रहा हूँ। उसने मुझे क्या दी? ऑफ़र या इन्विटेशन टू एन ऑफ़र दी? बताओ क्या दी? ऑफ़र दी। मैंने ऑफ़र रिजेक्ट की, मैं बाहर चला गया। फिर मैं अंदर गया दूसरा, हमने आगे दोस्त गए, उन्होंने बोला यार आगे रॉयल ताज है, रॉयल ताज पता करो। रॉयल ताज इंतहाई पैथेटिक, इंतहाई बेकार खाना। खैर बहरहाल रॉयल ताज से मेरा दोस्त अंदर गया, उसने बोला यहाँ बुफ़े है। तो उससे लड़की ने कहा कि यहाँ पे एला कार्ट भी और बुफ़े भी है। अब वो बाहर आके बोलते यार यहाँ पे एला कार्ट है। अब मैंने बोला ये क्या होता है? हमने आपस में सबसे पूछा, हम किसी को पता ही नहीं क्या होता है। ठीक है तो पता क्या होता है? पता है ना? ठीक है, मुझे भी नहीं पता। अच्छा मैंने फिर मोबाइल उठा के सर्च किया व्हाट इज़ एला कार्ट, तो पता ये चला कि एला कार्ट का मतलब होता है कि आप मेन्यू से देख के खुद ऑर्डर करो। तो उनके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, या तो बुफ़े खा लो या तो एला कार्ट। तो जो एला कार्ट होता है वो जो मेन्यू आपके सामने रखा हुआ है वो क्या है? वो इन्विटेशन टू एन ऑफ़र है या वो ऑफ़र है? वो इन्विटेशन टू एन ऑफ़र है। अब मैं कहूँगा कि यार एक काम करो कि मुझे एक शाही प्लेटर ला दो, ठीक है, एक मुझे चिकन चीज़ मखनी हांडी ला दो, ठीक है, मुझे 4 नान ला दो, 3 पराठे ला दो, एक कोल्ड ड्रिंक ला दो, एक अफगानी टिक्का ला दो और एक मुझे वो ला दो, क्या कहते हैं उसको, अल्फ्रेडो पास्ता ला दो। हमने ये ऑर्डर किया, हमने उसको क्या दी? ऑफ़र दी। उसने कहा ठीक है सर मैं ले आता हूँ। वो क्या है? ये क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस बन गया। अब इसी प्रॉमिस में कंसिडरेशन क्या है? खाना, मेरे लिए खाना, उसके लिए पैसे। ये क्या बन गया हमारा? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एग्रीमेंट। लीगली इन्फोर्सेबल बैल नहीं है, बन गया ना डायरेक्ट। हाँ हाँ, मतलब गालियाँ देंगे लेकिन अगर खाना नहीं मिला तो सूब तो करेंगे ना यार, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो मतलब लीगली वी हैव राइट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कीमती टाइम है। सर जो गुड्स मार्केट में डिस्प्ले होती है वो इन्विटेशन टू एन ऑफर है। खाना ले लो। अब लेकिन मेरी चॉइस है कि मैं कौन सा खाना लेता हूँ। अब मैं उसको ऑफर दूंगा कि यार ये वाली चीज़ मुझे लेनी है। अब वो एक्सेप्ट कब करेगा? जब उसके पास अवेलेबल होगा। अक्सर होगा तो हम रेस्टोरेंट में जाते हो दोपहर को, कुछ रेस्टोरेंट दोपहर को खुलते हैं, कुछ रेस्टोरेंट रात को ऑपरेशन होते हैं। तो वो दोपहर के उनके लिमिटेड आइटम्स होते हैं, कोई फास्ट फूड वगैरह चीज़ों को बना देते हैं। और अगर तुम बोलो यार हांडी वगैरह खानी तो वो शायद रात में ही अवेलेबल होती है स्पेसिफिक। तो अगर वो एक्सेप्ट, अगर उसके पास चीज़ अवेलेबल होगी तो वो क्या कर देगा? एक्सेप्टेंस अपनी दे देगा। लेकिन वो ऑफर नहीं कर रहा। अगर वो ऑफर करे इसका मतलब क्या? उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा क्या? हाँ मेन्यू में देखते हैं कि व्हाट रेस्टोरेंट हैज़ टू ऑफर। ये तो हमारी आम फहम ज़बान है। लेकिन अगर हम लॉ की ज़बान में इस चीज़ को पढ़े ना तो वो मेन्यू कार्ड एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है कि आओ बैठो और मुझे ऑफर दो, मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मैं खाना ला के दूँगा। बात समझ आ रही है? डन है? किसी को कोई मसला? पक्का समझ आया? चलो सर जो गुड्स मार्केट में डिस्प्ले होती हैं वो इन्विटेशन टू एन ऑफर है। अच्छा अब देखो एक हमने मिसाल पढ़ी थी किसकी किसकी? सुपरमार्ट की। सुपरमार्ट में एक चीज़ पड़ी हुई है, सुपरमार्ट में एक चीज़ पड़ी हुई है, उस चीज़ की लेट से फिक्स प्राइस है। मैं उठाता हूँ और जाके काउंटर पे जाके दे देता हूँ। अब वो क्या है? ऑफ़र। लेने तो लो, फिक्स प्राइस है। मैंने क्या उठा के काउंटर पे सबमिट करा दी। क्या दे दी मैंने? एक्सेप्टेंस दे दी। एक्सेप्टेंस दी ना अपनी। अच्छा अम्मा जाती हैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट में, ठीक है। वो जोड़ा जो है ना वो बेचना शुरू करता है, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, ठीक है। अम्मा जाके क्या करती हैं? पिछली दुकान पे मैं छोड़ के आई हूँ 2,000 रुपये का, 1,200 लेना तो लो। ये क्या है? ऑफ़र। अम्मा ने ऑफ़र दी। खान ने बोला नहीं बाजी वारा नहीं है, 1,800 रुपये। खान ने दी काउंटर ऑफ़र। अम्मा ने फिर दी ऑफ़र, बेटा 1,500 रुपये लास्ट हैं। खान ने फिर दिया, आपकी मोहब्बत में बिस्मिल्लाह का टाइम है 1,600। खान ने काउंटर ऑफ़र दी। अम्मा ने बोला भाई 1,400 रुपये लेने तो लो, नहीं तो ख़त्म। खान ने क्या दे दिया आखिरी में? एक्सेप्टेंस दे दी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे इन्विटेशन टू एन ऑफ़र था। खान का कपड़े लेके खड़ा होना, आओ मुझे ऑफ़र दो, तो अम्मा जी ने क्या दी? ऑफ़र। फिर वो खैर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस पे कभी भी काम नहीं होता, काउंटर ऑफ़र, ऑफ़र ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, ऑफ़र ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र। पता है 99 ऑफ़र जाके जो है ना वो फिर एक्सेप्ट हो रही होती है। ऐसा ही है। फिर बल्कि आप दुकान से उठो और चले जाओ, एक्टिंग करो जाने की, रोक मुझे रोक, आवाज़ लगा, फिर पीछे से, ठीक है क्या? ये तो हमारी इंटेंशन है ना कि हमें इन्विटेशन दो, ठीक है। चलो हाँ, फिक्स प्राइस में लगे वो ऑफ़र है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी लेट से बार्गेनिंग की मार्जिन है, अवेलेबल है, तो तुम जाके उसको ऑफर देते हो, यार ये मेरी ऑफ़र है, आपको एक्सेप्ट करनी है तो बताओ, ठीक है। डन। बात समझ आ गई इंशाल्लाह। चलो एग्जाम्पल पढ़ लो। एग्जाम्पल नंबर 1,
अ शॉप एडवर्टाइजेस अ सेल ऑन लैपटॉप फॉर ₹50,000. दिस इज़ नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू एन ऑफर टू कस्टमर टू मेक एन ऑफर टू बाय द लैपटॉप. यार मैं लैपटॉप आपसे ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी ये डिमांड है, ठीक है, मैं इसमें ये स्पेक्स डलवाना चाहता हूँ, या मैं मतलब मनोमन क्या 50,000 रुपये खरीद लोगे? नहीं, मैं इसमें ये वाले स्पेक्स डलवाना चाहता हूँ, मैं इसमें वाली रैम डलवाना चाहता हूँ, या प्राइस बढ़े हैं तो आप थोड़ा सा कम कर दो, तो कस्टमर ऑफर करेगा. डन. अच्छा, आ रेस्टोरेंट मेन्यू लिस्ट डिशेस विद प्राइसेस. द मेन्यू इज़ नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन फॉर द कस्टमर टू मेक एन ऑफर बाय ऑर्डरिंग द फूड. आओ मुझे ऑफर दो खाना ऑर्डर करते वक्त. डन. व्हेन द कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर इट इज़ कंसीडर्ड एन ऑफर टू द रेस्टोरेंट. डन. एन ऑक्शनियर अनाउंसेस अ कार इज़ अवेलेबल फॉर बिडिंग. IPL वाली मिसाल, एक ऑक्शनियर ने अनाउंस किया कि मेरी गाड़ी बिडिंग के लिए अवेलेबल है. जिनको थोड़ा सा गाड़ियों का शौक है, किसी को है गाड़ियों का शौक? यहाँ पे कोई है गाड़ियों का शौक वाला? गाड़ियों का शौक है, काम करते हो गाड़ियों का? अच्छा, शौक है. तो मुझे भी मतलब इतना शौक नहीं है, लेकिन अभी कुछ घर के लिए गाड़ियाँ वाड़ियाँ देख रहा था, तो कुछ बेची थी, एक आध खरीदनी थी. तो उसमें मुझे पता ही चला कि इम्पोर्ट का प्रोसेस क्या होता है. कि जापान में एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो आप किसी इंपोर्टर को हो गया मुझे इंपोर्ट करनी है, तो फिर वो सिस्टम पे बैठ के बिड करेगा, तो फिर जिसकी भी बिड लगेगी उसकी फिर वो गाड़ी हो जाएगी. ऐसा होता है. तो खुद भी करते हैं. खुद कैसे करते हैं? अच्छा, वेबसाइट पे वो लाइसेंस ही होता है, बिडिंग इंपोर्टिंग का लाइसेंस ही हो जाएगा आपको. अच्छा, प्राइवेट बायर को लाइसेंस नहीं चाहिए होता, तो फिर इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंस होता है वो. अच्छा, तो अगर कोई प्राइवेट बायर है तो वो ऐसी बिडिंग कर सकता है? अच्छा, लेकिन वो जापानीज़ लैंग्वेज में नहीं होगी? जापानीज़ लैंग्वेज में होगी ना वो तो? अच्छा, इंग्लिश में भी होती है. अच्छा, नहीं यार, ये नहीं चीज़ पता चलिए. मुझे बताना कौन सी वेबसाइट है, देखूँगा जाके बिड करूँगा. ठीक है, चलो. एन ऑक्शनियर अनाउंसेस अ कार इज़ अवेलेबल फॉर बिडिंग. द अनाउंसमेंट इज एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर. वही वाली बात, पैट कमिंस वाली बात. पैट कमिंस को लगा दिया, आओ इसकी बोली लगाओ. अब सबने अपनी अपनी बोली लगाई, जिसकी सबसे ज़्यादा बोली आ गई वो उसका बंदा मिल जाएगा. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बोली नहीं लगती, जैसे कि डेविड वार्नर. IPL में बोली नहीं लगी, PSL में कराची किंग्स ने कैप्टन बना लिया. ठीक है, चलो. द बिड्स प्लेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स आर कंसीडर्ड ऑफर्स एंड द ऑक्शनियर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम. डन. पक्की बात है. क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? ऑनलाइन वाले ज़रात, क्या आपको इन्विटेशन टू एन ऑफ़र समझ आया? हमने 10 मिनट सुकून से लगाए और इन्विटेशन टू एन ऑफ़र को समझ लिया. अब आज के बाद इंशाल्लाह ये ऑफ़र और इन्विटेशन टू एन ऑफ़र में मिक्सअप तो नहीं करोगे चीज़ें? यार ये वो बच्चा जिसके अम्मा अब्बा उसको क्रियॉन कलर नहीं दिलाते, भाई मुझसे पैसे ले लेना, मैं आपको आके पैसे दे दूँगा, लेकिन ये आप जो ड्राइंग ना वो यहाँ स्क्रीन पे नहीं किया करो, ठीक है? चलो जी, ऑनलाइन वाले ज़रात, क्या आप मेरे साथ हैं? साहिल, मुबश्शिर, सूबिया, सदरा, इंशाल, मानूर, हफ्सा, गुरमीत, अनरा और बहुत सारे बच्चे, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? समझ आ रहा है? पक्की बात है? अच्छा, तुम सब रजिस्टर्ड ग्रुप में आ चुके हो? रजिस्टर्ड ग्रुप में आ चुके हो सब? नहीं आए? क्यों? ऐड करवाओ जाके, जल्दी जल्दी आ जाओ. नहीं क्यों भाई? करवाओगे ऐड? करवा लो, जल्दी जल्दी ग्रुप में आ जाओ, क्योंकि सारी डिस्कशन सारी चीज़ें हम लोग ग्रुप में कर रहे होते हैं. बाकी सारे लोग ऐड हो गए वहाँ से. डन है, चारों के चारों. एक इंपॉर्टेंट मैसेज आया हुआ बहुत ज़्यादा, स्ट्रिक भेजनी है अनरजिस्टर्ड में, तो रजिस्टर्ड में आ जाओ ना. एडमिन को कहो कि आपको ऐड कर दे. ठीक है जी, चलो. अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की. जब भी हमारी घड़ी में बजेंगे 2, समझ जाना प्रैक्टिस का टाइम हो गया है. ये पहले बैच से मैं पिक्चर लगाता आ रहा हूँ और यही चल रही है. रमज़ान के बाद फीस पे, ठीक है, वो मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है. नो सर, ये लिंक नहीं दे रहे, एडमिन लिंक नहीं दे रहा. अच्छा, आप एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप करो. सोबिया मुझे व्हाट्सएप करो, मैं करवाता हूँ. ओके, जब भी हमारी घड़ी में बजेंगे 2, समझ जाना किसका टाइम हो गया भाई. ये वो वाली घड़ी नहीं, ये वाली घड़ी. इस घड़ी में 2 बजेंगे तो समझ जाना प्रैक्टिस का टाइम हो गया. अच्छा, अब प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम साथ साथ करते रहेंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन की 2 तरह की किस्में. एक वो जो ICAP की किताब में आ रही हैं. मैंने कहा था ना कि इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम माई नोट्स यू कैन सेफली अवॉइड ICAP की किताब. तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर स्टडी आ रहे हैं, समझ जाना ये ICAP की किताब खुली हुई है. ये ICAP की किताब से उठा के मैंने यहाँ पे डाल दी हैं. ये सारे सवाल जो हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये ICAP की किताब में, ये हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व भी करेंगे. इसके बाद जब चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर हम रिसेंट पास्ट पेपर्स पे आएंगे, उसको बैठ के लिखवाऊंगा और चेक करूँगा. मज़ा आएगा इंशाल्लाह. लास्ट बैच तक मेरी तरतीब ये रहती थी कि मैं सवालात डिस्कस किया करता था और बच्चों से पूछता था, यार चलो लिखो क्या इसका आंसर होगा, बताओ.
फिर हम डिस्कस करते थे। लेकिन चूंकि स्ट्रेंथ अच्छी है इस बार, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग सवाल क्लास में लिखो, 3-4 सवाल गलत लिखो, आंसर चेक करूँगा, उसके बाद स्पीड बन जाएगी, फिर खुद क्लास में लिखो। और यकीन मानो क्लास में सॉल्व कर लोगे, चीज़ें साथ कर लोगे, घर जाके कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ माइंड मैप से रिवीजन करो, और फिर एंड में इंशाल्लाह तुम्हें इतना टाइम मिल जाएगा कि तुम बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करोगे। लेकिन अगर इसको जो बोलना उतना कर लो। डन है? चलो कलम उठा लो, सवाल नंबर 1 लिखना शुरू करना है। वो तालियां बजा बैठ के। चलो सवाल नंबर 1, मैं सवाल पढ़ता हूँ और फिर आपने इसका आंसर लिखना होगा। सवाल मेरा क्या है, इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। क्या यहाँ पे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ? ओके। सना टेल्स अहमद, ठीक है, सना ने अहमद को कहा, कोई अहमद है इस क्लास में? नहीं, चलो अहमद नहीं, लेकिन सना है। सना ने अहमद को कहा, शी इज़ विलिंग टू सेल हर कार फॉर 1 मिलियन। कौन सी गाड़ी? 10 लाख रुपए की, मुझे भेज दो। वो पुराना मॉडल नहीं होना चाहिए। ओनली इफ़ अहमद अग्रीज विद इन 24 आवर्स एंड पेज 2 लाख रुपए अप फ्रंट। सना ने क्या लगाई? बोलो। कंडीशन लगाई। ये कौन सी ऑफ़र है? कंडीशनल ऑफ़र है। अच्छा, और अगर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, 2 लाख रुपए बयाना पे करना पड़ेगा। डन। अहमद रिमेन्स साइलेंट फॉर 24 आवर्स। अहमद 24 घंटे चुप रहा, खामोश रहा और कुछ ना कहा। बट लेटर सना से रब्ता किया और कहा कि मैं फुल अमाउंट तुम्हें 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। मुझे बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ? लिख के बताओ। शाबाश। नॉट अ वैलिड ऑफर। अच्छा, ऑफर तो वैलिड थी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्यों? ठीक है, ज़रा दिखाओ क्या लिखा आंसर, दिखाओ। नॉट एन वैलिड नहीं, नॉट ए वैलिड होगा ना, वो वॉवल नहीं है ना, वी वल है? नहीं, नहीं है। अच्छा, फिट क्या वॉवल नहीं पढ़ा बचपन में? है तो वी वॉवल नहीं है। अहमद साइलेंस एंड एब्सेंस अबाउट द ऑफर। अच्छा, तुमने लिखा है अहमद साइलेंस एंड एब्सेंस अबाउट द ऑफर। एब्सेंस तो नहीं है यहाँ कोई, वो बस साइलेंट रहा। तो अहमद साइलेंस अबाउट द ऑफर डज नॉट, नहीं एब्सेंस नहीं आएगा ना यहाँ पे। डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एक्सेप्टेंस एज स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कौन सी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन? एज द कंडीशन। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन तो तुमने बहुत जेनरिक वर्ड लिख दिया ना, तो एज द कंडीशन अटैच्ड, ठीक है, एज द कंडीशन ऑफ द ऑफर मेड बाय सना वॉज नॉट मैट, हैज द ऑफर मे पे एज काउंटर ऑफर विच कैंसिल द ओरिजिनल ऑफर। मे पे क्या? मे कॉन्स्टिट्यूट, हाँ बिल्कुल ठीक है, बात सही लिखी है। चलो पढ़ते हैं, तुम्हारा अगला भी पढ़ते रहेंगे, बैठे रहो। डन है? क्या लिखा भाई बाकियों ने? ऑनलाइन वाला ज़रा ना यहाँ लिख के बताएंगे मुझे। इसमें 2 बातें लिखनी थी आपने। नंबर 1 क्या, कि एक तो उसने कंडीशनल ऑफ़र को मीट नहीं किया, यानी कि 24 घंटे के अंदर अमाउंट पे नहीं किया। दूसरी बात क्या, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। और तीसरी बात क्या, काउंटर ऑफर कर दी विच कैंसिल दी ओरिजिनल ऑफर। ठीक है, शाबाश, हो गया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? क्या मैं अगले डिस्कस करूँ? चलो रुक जाऊँ, ओके। Not a valid contract as Ahmad did not fulfill the condition made by Sana to pay the amount of 2 lakh upfront within 24 hours. सर कैन यू रिपीट? मैं रिपीट करूँगा, प्रॉपर आंसर मैं आपको पढ़ाऊँगा गुरमीत, टेंशन नहीं लो। इसकी परफेक्ट वर्किंग क्या है? वर्किंग कौन सी वर्किंग भाई? अभी आंसर दिखाऊंगा ना, रीड करवाऊंगा वहाँ से, पहले खुद लिखो। अच्छा, अक्सर औकात हो सकता है कि आई कैप की किताब में या मेरे आंसर्स में कोई 2 बात लिखी हो, लेकिन तीसरी बात तुम्हें आ रही हो। मैंने भी कहा यार ये आनी चाहिए, तो आनी चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। हर इंसान का आंसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वैलिड होना चाहिए। डन। लेकिन मशरिक़ मगरब नहीं होना चाहिए, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डन।
लिख लो हीरो। हाँ तुम हम तुम, हाँ लिख लिया। टाइड यार, सारे नहीं करने, पहले वाला लिखने को दिया था मैंने। बस चलो भाई सरा, सही है। चलो इसका आंसर पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कितने लोगों को लगता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? किसी को लगा तो नहीं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, वैलिड नहीं है। क्यों? अहमद का साइलेंस एंड लेट रिस्पॉन्स डू नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। ऐसा ही है, अहमद का चुप रहना और कुछ ना कहना ये एक्सेप्टेंस के मुतरादिफ नहीं हो सकता। अब कहोगे कि यार जब वो गाड़ी का शीशा साफ़ करने के लिए आई थी, जब भी तो आप एक्सेप्टेंस मतलब चुप रहते। वहाँ मेरे सामने एक चीज़ हो रही है, मैं खामोश हूँ, इसका मतलब मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन जनरली साइलेंस इज़ नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। अच्छा, सना की ऑफ़र ने एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाई थी जो कि मीट नहीं हुई। हिज ऑफर टू पे लेटर इज अ काउंटर ऑफर विच कैंसिल दी ओरिजिनल ऑफर। ये 3 बातें अगर किसी ने कही तो उसका आंसर पूरा सही है। डन। इसी तरह से लिखना शुरू करोगे तो ड्राफ्टिंग आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लिखो, और जो मैं गलतियाँ बताऊँगा उसको देखते जाना। किसी ने कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिखी है और कोई चीज़ डिस्कस करना चाहता है कि सर मैंने ये वाली बात लिखी थी, बताएं सही है या नहीं, तो शर्म नहीं करना, पूछ लेना। डन है। काउंटर ऑफर वाली बात नहीं लिखी थी, लिखनी चाहिए थी। ठीक है, चलो। हिना ऑफर टू सेल हर एंटीक क्लॉक टू समीर फॉर 50,000, स्टेटिंग दैट द ऑफर विल एक्सपायर अनलेस समीर दी फुल अमाउंट विद इन 2 days। समीर रिस्पॉन्ड विद इन 2 days ऑफरिंग ₹45,000 इंस्टीड। बताओ, हिना ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी एंटीक घड़ी बेचूंगी 50,000 रुपये की, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर पूरी पेमेंट कर दो यार आके। उसने 2 दिन के अंदर आ तो गया, लेकिन उसने बोला 45,000 रुपये दूंगा। नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों भाई, क्यों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? काउंटर ऑफर हो गई, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसने लिखा है नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, समीर रिस्पॉन्स विद 45,000 इंस्टीड ऑफ 50,000 कॉन्स्टिट्यूट विद एन काउंटर ऑफर, कॉन्स्टिट्यूट्स अ काउंटर ऑफर विच कैंसिल द ओरिजिनल ऑफर टू मेक एग्जिस्ट द ओरिजिनल ऑफर। समीर नीड टू एक्सेप्ट द एग्जैक्ट ऑफर मेड बाय हिना। बिल्कुल ठीक है। तो हमें बस अपनी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, बाकी तुम्हारा बेहतरीन है। अच्छा चलो, आंसर इट, हाँ हो सकता है। चलो दूसरा पढ़ लो। नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, समीर रिस्पॉन्स विथ 45,000 रुपये कॉन्स्टिट्यूट से काउंटर ऑफर, जिसने ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए समीर को मनोमन मानना पड़ेगा, एज इट इज मानना पड़ेगा, एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन उसकी माननी पड़ेंगी। डन। किसी को प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 2 में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? हम आगे बढ़ जाएं। चलो। आरिफ डिस्प्ले हिज कार फॉर सेल ऑनलाइन विद अ प्राइस ऑफ टैग ऑफ ₹8 लाख। होता पार्क व्हील पैड लगा दिया होगा, 8 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहा हूँ। सारा ने उससे रब्ता किया। उसने कहा कि मैं प्राइस पे तो आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप 1 महीने तक कार रिजर्व रखो जब तक मैं पैसे अरेंज कर लूँ, जब तक मैं पैसे अरेंज कर लूँ। लेकिन आरिफ ने जवाब नहीं दिया। सारे ने क्या की? फरमाइश की 8 लाख रुपए। हाँ ठीक है, मुझे ऑफ़र कबूल है, 1 महीने बाद पे करूँगी। चलो बताओ क्या होगा? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, यही होगा पक्का। और उसने अपनी कंडीशन भी लगा दी। ठीक है, उसने ऑफर में मॉडिफिकेशन कर दी, एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आइए देखते हैं। नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, गुड। क्यों भाई? सारा का रिस्पॉन्स डज नॉट इंडिकेट एक्सेप्टेंस बट अ रिक्वेस्ट टू मॉडिफाई दी टर्म्स एंड दी टर्म्स, दैट इज टू रिजर्व अ कार फॉर अ मंथ, दैट इज टू रिजर्व अ कार फॉर अ मंथ। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मैं एक सुपर स्टोर पे गया, मुझे एक चीज़ पसंद आई। सुपर स्टोर समझो, मैं एक लेवाइस के आउटलेट पे चला गया, मुझे एक जैकेट बहुत अच्छा लगा, गया नहीं वैसे, मुझे एक जैकेट बहुत अच्छा लगा और वो लास्ट पीस था। मैंने कहा इसका अगला स्टॉक कब आएगा? उसने बोला सर महीने लग जाएगा। मैंने कहा यार 4,000 रुपये का जैकेट है तो अच्छा, लेकिन अगले हफ्ते सैलरी आएगी फिर पैसे दूंगा, मेरे लिए ज़रा रख लो। वो देख के समझ गया कि वो पागल आदमी है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। उसने कुछ भी नहीं बोला। अब अगर मैं 1 हफ्ते बाद 4,000 रुपये लेके जाऊँगा और कहूँगा जैकेट ला के दो, और वो जैकेट बिक चुका होगा, तो क्या मैं उसको शो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम लगाया था कि यार मेरे लिए यार जैकेट रख दे, भाई नहीं है, भाई नहीं है। ठीक है, ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, कोई ऑफर नहीं थी। दिस इज विच इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन आरिफ अनलेस कि उसने एक्सप्लिसिटली एग्री कर लिया होता। हाँ, अगर आरिफ कहता भरोसा रखो, टेंशन नहीं लो, मैं रख देता हूँ, तो फिर वो लायबल हो जाता। साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। डन। आसान है। चलो इसी तरह आसान लगेगा इंशाल्लाह आगे भी।
बिलाल, एक स्टोर का ओनर, डिस्प्लेड गुड इन शॉप विद प्राइस टैग अलाउइंग कस्टमर टू हेल्प देम सेल्फ थ्रू अ सेल्फ सर्विस सिस्टम, जैसे कि इम्तियाज़, जैसे कि चेज, जैसे कि नाहिद. Zara picks up a coat from the rack, takes it to the cashier and says she will pay next week. Levi's वाली मिसाल आ गई. Asking them to hold the coat for her, the cashier agreed to keep it reserved for her. और कैशियर ने कहा हाँ ठीक है जाओ, रिजर्व कर लिया. अब बताओ क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? अगर ज़ारा हाँ अगर ज़ारा फेल हो जाती है, पैसा नहीं दे पाई, तो स्टोर की पॉलिसी नहीं है. ठीक है, और बताएं बताएं. अच्छा, आपको लग रहा है कैशियर ने एक्सेप्टेंस दी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट. तो कंसीडरेशन कोई है इसमें? मुझे तो नज़र नहीं आ रही. तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी इसेंशियल एलिमेंट फारिग हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता. लेकिन देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. और बताओ, और बताओ कोई बोलो बोलो. गलत आंसर भी आ रहा है तो आज मसला नहीं है, टेंशन नहीं है. टेंशन निश्ता मामा. बताओ भाई, ऑनलाइन वाले ज़रात कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? सोचो, दिमाग लगाओ. इसी तरह से आंसर होंगे. अभी दिमाग लगाओगे फंसोगे, कोई मसला नहीं है. गलत जवाब दो, सीखोगे, फिर इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाओगे. तो एक चैप्टर में 20-20 सवाल ऐसे ही, 25-25 सवाल ऐसे ही हैं प्रैक्टिस करने वाले. 5 पेपर्स अलग हैं. एक चैप्टर के जब 25-25 30 सवाल करोगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाओगे. नो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? ये थोड़ी लिखना दुकान का नाम क्या रखेंगे, थूक, वो थोड़ी चल रहा है, कॉमेडी थोड़ी चल रही है. नो, हाँ है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा थोड़ी बोलना है. नहीं है तो क्यों नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है तो क्यों है. लॉ में आपको बताना पड़ेगा. अगर आके कहेगा कि क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है तो आप येस और नो में आंसर नहीं कर सकते. क्योंकि वन वर्ड आंसर थोड़ी तो हम बचपन में करते थे. आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा. हाँ यार है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है. डन. चलो आप पढ़ते हैं. नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? देखो, ऑल्दो Zara selected the code, her offer to pay later and the cashier agreement to reserve item create a new conditional arrangement. The store has no obligation to honor if Zara fail to return and pay as agreed. अब जब लेवाइस ने कोड बेच दिया, जब मैं आया तो लेवाइस की क्या कोई पॉलिसी थी कि मेरे कहने पे होल्ड करेगा? नहीं, वो तो बस एक कैशियर और उसकी आपस की बात थी, सेटिंग थी उनकी आपस की. अब मुझे क्या पता भाई क्या सेटिंग थी. तो स्टोर तो लायबल नहीं है. डन, पक्की बात है. क्या यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? चलो सवाल नंबर 2. अब हम ऑफिशियली माशाल्लाह अपना पास्ट पेपर का पहला सवाल करने जा रहे हैं. आज तीसरी क्लास में हम पास्ट पेपर का सवाल करने जा रहे हैं. पास्ट पेपर में देखो, अब तुम लोग एक सवाल कर सकते हो कि सर पास्ट पेपर कहाँ तक के करें, कितने करें. जितना क्लास में करा दिया उतना ही करना है. और क्लास में मैं लास्ट टाइम को छोड़ के बाकी सारे पेपर कराऊंगा. क्योंकि लास्ट टाइम का पेपर मैं हमेशा ये करता हूँ कि बच्चे के लिए रखता हूँ मॉक एग्जाम. सारा करा दूंगा तो फिर खुद क्या करोगे. तो लास्ट का कभी 1-2 अटैम्प्ट, कभी 1 अटैम्प्ट छोड़ता हूँ और बाकी सारे पास्ट पेपर करता हूँ. जैसे लेट से लास्ट कौन से गुजरी, मार्च 25. तो मार्च 25 छोड़ते हैं, सितंबर 24 से लेकर 2013 के भी आएंगे, 16 के भी आएंगे, 15 के भी आएंगे, 2004 का भी शायद हो सकता है एक आध उठ के आ जाए. लेकिन बात ये नहीं है कि मैं फ्लैक्स करूँ कि यार इतने पुराने पास्ट पेपर करा दिए. बात ये कि क्वालिटी पास्ट पेपर कराऊँ. ठीक है, जो आगे की किताब में आ रहे हैं वो भी कराऊँ और जो अदर देन दैट है कंपाइलेशन वो भी कराऊँ. अच्छा चलो सवाल पढ़ो, शाबाश पढ़ो पढ़ो, सवाल पढ़ो. अच्छा, सवाल पढ़ने का ना पास्ट पेपर के एक तरीक़ेकार होता है. सवाल को कभी भी हम पहली लाइन से नहीं पढ़ेंगे, कभी भी पहली लाइन से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कहाँ से पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट से. अभी तो पहला चैप्टर है ना, तो मुझे बताया कि सवाल कहाँ से आया है. ऑफ़र से आया है, एक्सेप्टेंस से आया है. ठीक है यार, ये बच्चे ना पर्सनल सवाल कर रहे हैं. ठीक है, आपने फर्म को छोड़ी, मैंने फर्म नहीं छोड़ी भाई, मैं चाहता हूँ. ठीक है, ये वाला सवाल तुमने पूछा था. हाँ वॉलेट वाला, तो वो मैंने कहा था ना कि आखिर के पास का सवाल है. अच्छा तो बता, मैं ये रहा था, देखो ये मतलब तुम लोग पढ़ाई छोड़ के ना मतलब मेरी ज़ातियात के सवाल कर रहे हो. इतना जानने का शौक़ है ना तो मतलब मुझसे कॉल कर लेना, क्लास के बाद हम बातें करेंगे. ठीक है, लेकिन हम क्लास में पढ़ाई की बात करेंगे. ठीक है मेरे भाई, चलो. अच्छा, तो किसी भी कोई सवाल को रीड करने का जो तरीक़ेकार होता है ना, वो होता है उसकी रिक्वायरमेंट से. ऐसा क्यों? आपने कैफ कितने टाइम में क्लियर किया? क्या है भाई यार ये, आप कॉल कहाँ उठाते हैं? तो यार मतलब तुम एक काम करो, सवाल कर लो पहले. ठीक है, फिर हम क्लास को रोकते बाद में पढ़ते हैं. यार ऐसा नहीं करो यार, पढ़ लो. नहीं पढ़ना तो फिर मतलब आपकी मर्ज़ी है. खैर बहरहाल
तीसरी बार रिपीट कर दूँ कि सवाल को हमने हमेशा पढ़ना है कहाँ से, रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करना है। अभी तो हम ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ लें तो हमें पता है कि सवाल कहाँ से आया है, चैप्टर नंबर 2 से आया है, ऑफर एक्सेप्टेंस से ही आया है, तो हम वहाँ से जवाब देंगे। लेकिन कल को जब हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेंगे, चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ लेंगे, अब वो सवाल की रिक्वायरमेंट पूछेगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताओ क्या आंसर है। तो अब तुम्हें क्या पता किस चैप्टर से आया है, अब जांचना पड़ेगा कि किस चैप्टर का सवाल है, ये वाला टॉपिक किस चैप्टर में डिस्कस किया था, तो उससे मुझे आंसर करना पड़ेगा। क्या ये मल्टीपल टॉपिक में इसका आंसर आ रहा है, तो वहाँ से करना पड़ेगा। तो हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया होगा कि सवाल कहाँ से पूछ रहा है और सवाल में मांग क्या रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, क्या पता कभी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पूछ रहा हो किसी की, क्या पता कभी पूछ रहा हो कि किसको कितना पे करना पड़ेगा, क्या पता कभी पूछ रहा हो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। तो सवाल पढ़ते वक्त आप ऐसे ही बस घूम रहोगे सवाल के अंदर, और फिर रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, अच्छा ये पूछा है, फिर दोबारा सवाल पढ़ना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट पढ़ के हमें पता ये चलता है कि सवाल हमसे मांग क्या रहा है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि सवाल हमसे क्या मांग रहा है, तो हम सवाल को उसी अंदाज से रीड कर रहे होंगे, हमारा दिमाग उसी अंदाज से रीड कर रहा होगा। ऐसा ही है, बात समझ आ रही है। तो हमेशा सवालों कहाँ से स्टार्ट करना, रीड करना, बोलो रिक्वायरमेंट। जब कभी मैं सवाल ऊपर से रीड करूँ तो मुझे रोक देना, मैं अभी तो गलती करता हूँ, बोला सर रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, तो मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूँ। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऐसा बोला कि चैप्टर नंबर 2 से बताओ, ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में बताओ, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बताओ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर विच वॉज मेड बाय बदर, ऑल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवार्ड अंडर द सर्कमस्टांसिस। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट को भी गौर से पढ़ना, मैं रोक के समझा रहा हूँ पहले दूसरे सवालों में क्यों, रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना। अब इस रिक्वायरमेंट में होता क्या है कि आई कैप एक लाइन की, 2 लाइन की, 3 लाइन की या 2 लाइन की रिक्वायरमेंट देता है और उसमें 3-4 बातें पूछ लेता है। हम सिर्फ एक बात लिख के आ जाते हैं क्योंकि हम रिक्वायरमेंट को एक बार पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ तो उसने क्या कहा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर, ये क्या है, पहली रिक्वायरमेंट, विच वॉज मेड बाय बदर। फिर क्या उसने बोला, ऑल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। ये कौन सी रिक्वायरमेंट हो गई, रिक्वायरमेंट नंबर 2। यानी कि सवाल में इसने हमसे 2 बातें पूछी तो हमने दोनों बातों का जवाब देना है, और सवाल पढ़ते हुए दोनों बातों को जहन में रखना है। अब सवाल पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर हु इज़ द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट सेंड वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स। उसका घोड़ा भाग गया, बदर का घोड़ा भाग गया, पता नहीं कहाँ से छोड़ा था, तो खैर घोड़ा भाग गया। उसने बोला आफ्ताब को मेरा घोड़ा मुझे लाके दे दो। विच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 days, 5 दिन से लापता, और 5 दिन के बाद बदर ने फाइनली किसको लगा दिया, आफ्ताब को लगा दिया कि आफ्ताब भाई मेरा घोड़ा मुझे लाके दे दो। बदर ने रिवॉर्ड एडवर्टाइज कर दिया 20,000 रुपये का कौमी अखबार में कि भाई जो कोई मेरा घोड़ा लाके देगा उसे मैं 20,000 रुपये दूंगा। ये कौन सी ऑफ़र है, जनरल ऑफ़र है। एनी वन हु फाइंड इज मिसिंग हॉर्स, ठीक है। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, आफ्ताब जिसको कुछ पता ही नहीं था कि न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दिया गया है। यानी कि ऐसा ही है कि मैंने अपने घर के मुलाजिम को कहा यार मेरा ज़रा ढूंढ दो यार, घोड़ा गुम हो गया है, और मैंने अखबार में इश्तिहार भी दे दिया। अब मेरे मुलाजिम को नहीं पता कि मैंने अखबार में इश्तिहार दिया हुआ है। ट्रेस दी हॉर्स सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग आफ्ताब क्लेम इट फ्रॉम बाबर, और जब मेरा वो वॉलेट लेकर आया तो उसने कहा भाई इस पे तो इनाम था, वॉलेट दे दिया, सब कुछ हो गया, घोड़ा मिल गया, अब कह रहे इस पे तो इनाम था। अब बताओ सवाल का आंसर लिखो, शाबाश लिखो 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 लिखो, शाबाश लिखो, शाबाश। हाँ देख लो, तुम्हारे आंसर पुराने वाले ही पढ़ लेता हूँ मैं। अच्छा तुमने क्या ये देख के लिखे आंसर, देख के लिखे, खुद लिखे, शाबाश, पास सुपर सोल्यूशन। अच्छा गुड, सही है। टाइप ऑफ ऑफर, द ऑफर मेड बाय मदर वाज नॉट एडवर्टाइज्ड पब्लिक न्यूज़पेपर, द वन हू एक्नॉलेज द ऑफर कैन एक्सेप्ट इट। बेहतरीन भाई, इसी तरह से मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लॉ मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा लगा मुझे, तुम लिख रहे हो, प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो। बस इसमें एक और चीज़ की एडिशन कर लो, एक रेड पेन ख़रीद दो, रेड पेन नहीं काम करने के लिए नहीं, यस साइन करने के लिए नहीं, रेड पेन क्यों। देखो जैसे मैंने तुम्हें इसका आंसर को पढ़ा और मैं तुम्हारी मिस्टेक्स निकाली, तो उसको रेड पेन से हाईलाइट करो, सर्कल करो, अपनी गलतियाँ नोट करो, ठीक है, मतलब चेक करो अपना आंसर, या मुझसे चेक करवा लो रेड पेन से। अच्छा हाँ लाओ, आ जाओ, तुम तो करके आओ ना, आ जाओ कुर्सी लेके आ जाओ, बाकी सारे लिख रहे हैं ना, सवाल नंबर 2, कुर्सी ले आओ, मसला नहीं है, टेंशन नहीं, आ जाओ। अच्छा जी, एज दी conditions of the offer, we do not be hence the offer
विच कैंसिल ऑफर, ठीक है. नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबमिट रिस्पॉन्स फॉर द 50,000 ऑफर विच कैंसिल ऑफर टू मेक एग्जिस्ट द ओरिजिनल ऑफर, सबमिट नीड टू एक्सेप्ट द मेड बाय नाउ, ठीक है. नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सर डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर बट इंटेंट सर टू, इंटेंट से इंसिस्ट होगा ना, टू चेंज द कंडीशन. और सेलियंस नहीं साइलेंस, भाई स्पेलिंग सही करो. वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस अंटिल स्पोकन वर्बली और इन रिटर्न, हाँ ठीक है. अंटिल स्पेसिफिकली एग्रीड, जो भी है. कॉन्ट्रैक्ट ऑल दो ज़ारा सेलेक्ट द कोड एंड द कैशियर एग्री द कंडीशन स्टेटेड बाय द ज़ारा नो पॉलिसी नॉट वांट टू यूज द कोड, ठीक है. अच्छा अब होगा क्या, अब जब तुम अपने रिवीजन करने बैठोगे ना, इस आंसर का सवाल पढ़ोगे और आंसर देखोगे, तो तुम में जो गलती होगी ना तुम्हारी, तुम्हें पता होगी तुमने गलती क्या की है. आइंदा ये वाली गलती नहीं करोगे. सही है, हाँ देखा क्लिक है, ठीक है. फिर मैं इसको चेक नहीं करता, हाँ मैं इसको चेक नहीं करता फिर. ठीक है डन, शाबाश. हाँ जी, ऑनलाइन वाले ज़रा जो है वो लिख रहे हैं चैट में, तो आप लोग भाई रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने रजिस्टर भी लिखना. सर आपके ऊपर लाइन लगी हुई है यार, ये मैं बेटा मुझे अगर पता चल गया ना ये कौन कर रहा है, वैसे तो मुझे पता है, तो मैं तुम लोगों को क्लास से धक्के मार के निकालूंगा. एक तो मीटिंग के कंट्रोल से आगे मैं एनोटेशन ऑफ कर दूँ. कर दिया नोटिफिकेशन डिसेबल, अब करो. इस तरह की फजूल हरकतें करते हैं ना, दिमाग घुमा देते हैं बच्चे. अच्छा जी, इट्स अ जनरल ऑफर एंड आफ्ताब कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड एज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर अर्लियर. अच्छा आप तो बिल्कुल शॉर्टकट आंसर लिख रहे हो, आपको प्रॉपर आंसर लिखना है अपना इसका, ठीक है. अच्छा सर दिस जनरल ऑफर वॉज मेड टू लार्ज फॉर आफ्ताब नॉट टू अवेलेबल बदर मेड जनरल ऑफर आफ्ताब वॉन्ट बी एबल टू क्लेम द अमाउंट, ठीक है जी. सब ने आंसर सही दिया, सब ने आंसर सही दिया. इंशाल का भी इतना बड़ा जवाब आया. ऑफर मेड टू जनरल पब्लिक बट नॉट ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड इन ऑर्डर टू क्लेम द रिवॉर्ड, ठीक है. इंशाल्लाह सही आंसर है, डन है, सही है. करो करो बाकी करो. ये रबड़ से क्या मिटा रही हो बार बार, पेन से लिखो. हाँ पेंसिल रबड़ से क्यों मिटा रहे हो, वाह. ब्लू पेन से लिखो, लाल पेन से गलतियाँ चेक करो, बेहतरीन, ताकि याद रहेगा ना गलती क्या की थी. ऐसे अगर आप मिटाओगे और सही लिखोगे ना तो कभी भी अपनी गलती याद नहीं रहेगी. अब शायन का रजिस्टर देखो, इस पर लाल पेन से चेकिंग हुई हुई है. तो जब हम अपना रिवाइज करने बैठते हैं ना, तो हम इधर आगे पढ़ा लो, यहाँ बैठ जाओ, तो शाबाश, मैं वहाँ चले जाता हूँ. अच्छा कर लो, करंट लगेगा तो शहीद हो जाओगे, नहीं लगा तो बंद हो जाएगा. तो खैर बहरहाल बात ये चली थी, ओए बच गया. चलो तो बात क्या चली थी, बात ये हो रही थी कि जब आप रिवाइज करने बैठते हो ना, तो अपनी गलतियों को रिवाइज करते हो कि अच्छा मैंने सवाल में गलती की थी, अब मैं गलती नहीं करूँगा. तो अपनी गलतियों को बढ़ाना ज़रूरी है. डन है, हो गया, आंसर लिख लिया. रजिस्टर लाना ज़रा चेक करें. शयान भाई खिदमत खल्क कर रहा है हमारा, जीनियस आदमी है यार. ये क्या है, सर जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक थ्रू न्यूज़पेपर आफ्ताब इज नॉट एबल टू क्लेम द रिवॉर्ड एज ही वाज अनअवेयर ऑफ द ऑफर. बिल्कुल आंसर सही लिखा है, कोई मसला नहीं है. अहमद रमीज साइलेंट एंड साइलेंट डज नॉट एक्सेप्टेंस अहमद डज नॉट फुल द कंडीशन ऑफ एन ऑफर ही द काउंटर ऑफर द पेइंग फुल अमाउंट विद इन अ वीक ही इज नॉट अवेयर इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. चलो ये तो हम बाद में लिखते रहेंगे, डन है. अच्छा तुम जो जितना मुस्करा रहे हो ना, रजिस्टर लेके आ जाओ, शाबाश आ जाओ, बहुत दांत निकल तुम्हारे. इतना बड़ा रजिस्टर, अरे भाई यही क्या पैरासीटामोल दिन में 3 बार, क्या लिखा है ये हैं. टेंटियो लिमिटेड, इंटरेस्ट टू बी पेड, बोरिंग कॉस्ट भी यहीं चल रहा है, सरप्लस फंड की वर्किंग भी इधर ही है, बी लॉ का लेक्चर नंबर 2 इधर ही चल रहा है. ऐसा नहीं करो यार. अच्छा पहले चलो माफ़ किया तुमने, ठीक है. कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा. इंशाल. इंशाल तुम हो, तो इंशाल वो कौन है, वो दूसरा है, मैं दूसरा. अच्छा वो लड़की तो नहीं है इंशाल. इंशाल
लड़की और लड़का हो गए होंगे, दो दो इंसान हैं और ये लड़की के नाम रख के लड़के घूम रहे हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं इधर। अच्छा मतलब मजाक करो यार, बुरा तो नहीं मानते, मान भी लो तो टेंशन नहीं है, इजी सीन है, ठीक है चलो यार सही है, करो शाबाश। लड़का ही हो, दोनों इंसान लड़के हैं भाई। तुम्हारा नाम क्या है पूरा? इंशाल अहमद, ठीक है चलो डन है। अच्छा अब आओ एक और आर्ट सीखते हैं, एक और आर्ट। देखो जब भी हम आंसर अपना ड्राफ्ट करेंगे ना, आज के बाद से 5 से पहले कोई भी आंसर हम ड्राफ्ट करेंगे तो उसकी हम 2 हेडिंग बनाएंगे, 2 हेडिंग बनाएंगे। इसकी हेडिंग की जो पीछे वर्किंग है, जो हकीकत है, जब मैं आपको ड्राफ्टिंग की मास्टर क्लास प्रोवाइड करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। वो मेरी यूट्यूब पे भी वैसे अवेलेबल है और वही क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, उम्मीद तो है। तो आपने क्या करना है, अपने आंसर को प्रॉपर हेडिंग बनाना है। अच्छा देखो आंसर करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं इस क्लास में कर रहा हूँ, इस बैच में ड्राफ्टिंग साथ साथ सिखा रहा हूँ, क्लास में डे 1 से लेके चल रहा हूँ, वरना अक्सर औकात हम लोग पहले पढ़ लिया करते थे फिर ड्राफ्ट करते थे आंसर। एक तरीका होता है आंसर लिखने का ऐसे, समझ रहे हो, समझ रहे हो? सबसे बुरा तरीका होता है क्या, अपनी बात लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ, यानी कि एक पैराग्राफ फॉर्म में बना के, मतलब 1 6 8 10 लाइन लिखी, उसके अंदर पूरा आंसर लिख दिया। सबसे बुरा तरीका आंसर करने का, ये सबसे ज़्यादा बुरा तरीका है। अच्छा फिर दूसरा तरीका आता है ये वाला आंसर लिखने का तरीका। अपनी बात लिखी, 1 2 बात लिखी, फिर अगली बात लिखी, ठीक है, फिर अगली बात लिखी। ये काफ़ी मुनासिब तरीका है, ये काफ़ी मुनासिब तरीका आंसर लिखने का, एक्सेप्टेबल है। अच्छा तीसरा तरीका जो मैं सिखाता हूँ, जो मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ना आपने अपने आंसर को क्या करना है, 2 हेडिंग्स में बाइफर्केट कर देना है। अपने आंसर को 2 हेडिंग में बाइफर्केट कर देना है और उससे आपका आंसर इंतहाई खूबसूरत लगेगा। क्या, सबसे पहले आपने अपनी हेडिंग बनानी है किसकी, रेलेवेंट लीगल प्रोविज़न, ठीक है, रेलेवेंट लीगल प्रोविज़न। अच्छा रेलेवेंट लीगल प्रोविज़न क्या है, कोई लॉ याद करने की ज़रूरत है नहीं, जो तुम्हारी नॉलेज है वही उसको आसान ज़बान में लिखना है। जैसे कि लास्ट वाले केस में उसने कहा अगर तुम मेरी घड़ी ख़रीदना चाहते हो लेट से, तो तुम मुझे कल तक बता देना। तुमने कल तक नहीं बताया, तुम खामोश रहे और तुम कल तक के बाद परसों के दिन आ गए और कहा यार हाँ लाओ, तुम लेट से कल के दिन ही आ गए और तुमने कुछ कहा नहीं, मैंने घड़ी किसी और को भेज दी, तो तुम्हारी साइलेंस थी। साइलेंस इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस। तो रेलेवेंट लीगल प्रोविजन में क्या आएगा कि साइलेंस इज़ नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। डन, ये क्या है मेरा रेलेवेंट लीगल प्रोविजन है। अच्छा अगली हेडिंग क्या आएगी मेरी, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। बस अपनी आई कैप के आंसर को इन 2 हेडिंग में बांट दो, इंतहाई खूबसूरत आंसर बन जाएगा। अच्छा अब डिसीजन बेसिस ऑफ डिसीजन में क्या लिखोगे कि भाई हुदैत ने कहा कि तुम मेरी घड़ी बेचोगे, ये बंदा साइलेंट रहा एंड साइलेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस, तो हैंस देयर वॉज नो एक्सेप्टेंस, और उसका घड़ी बेच देना किसी और को, ठीक है, फॉर्म्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज़ नॉट लायबल टू पे एनी सिंगल अमाउंट टू, क्या नाम है, शयान भाई। डन। अब मुझे बताओ कि एक तरीका आंसर लिखने को ये भी था कि वो बंदा उसके पास आया, उसने कहा एक्सेप्ट करोगे, उसने नहीं करी, उसने अपनी घड़ी बेच दी तो वो लायबल नहीं है, और वो सारी बातें उसने एक पैराग्राफ में कर दी। अगले बंदे ने लिखा यही बात लिखी, लेकिन 2-3 पैराग्राफ छोड़ के लिखी, ये भी सही है। लेकिन अगर तुम इस तरह से अपने आंसर को लिखोगे तो चेक करने वाले को क्या पता चल जाएगा कि इसको लॉ भी आता है, इसको पता है कि इसने लॉ कौन सा अप्लाई करना था सवाल के अंदर, इसने कौन सा लॉ अप्लाई किया है, सही लॉ अप्लाई किया है। अगर 4 नंबर हैं, 2 नंबर तुम्हें यहीं से मिल गए, तुमने ये गलत लिखा कोई मसला नहीं है, गलत हो जाएगा, लेकिन 2 नंबर ऊपर वाले सही मिल लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो जितना आंसर सही लिखोगे उतने तुम्हें मार्क्स मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रेलेवेंट लीगल प्रोविजन लिखना है, उसके बाद क्या करना है, अपना फैसला देना है। डन। चलो स्पेलिंग के यार मार्क्स कटते हैं नहीं कटते मुझे इसका आइडिया नहीं है, कितने कटते कितने नहीं कटते, वैसे टॉलरेबल है, लेकिन सही करो ना। हाँ डन। अच्छा हो गया सवाल नंबर 2, कितने लोगों का हो गया? सर अगर रेलेवेंट लीगल प्रोविजन गलत जज किया लेकिन डिसीजन से लिखा हो, फिर से डायरेक्ट मार्क्स कट जाएंगे। देखो ऐसा पॉसिबल है नहीं ना कि एक तुम लॉ ही गलत पिक करो, रेलेवेंट लीगल प्रोविजन ही गलत लिखो और तुम आंसर सही लिख के आ जाओ उसकी बेस पे। अगर है ऐसा तो फिर ठीक है, आपका डिसीजन सही, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डन है। चलो आंसर लिखा लोगों ने, किस किस ने आंसर लिखा? सबने लिख लिया, डिस्कस करें इसको। अच्छा अब उसने क्या कहा, आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ ऑफ़र। तो आप हेडिंग क्या डालोगे पहली, टाइप ऑफ ऑफ़र की, कि कौन सी ऑफ़र थी, जनरल ऑफ़र, बिकॉज इट वॉज मेड टू दी पब्लिक एट लार्ज। अच्छा फिर आप क्या लिखोगे कि
ऑल्सो स्टेट इफ आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम दी अमाउंट ऑफ रिवार्ड और नॉट। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाएंगे टाइप ऑफ ऑफर में। हम क्या कहेंगे, ये केस किसका है बोलो भाई, जनरल ऑफर का। क्या सबने जनरल ऑफर की बात लिख दी, ठीक है। बिकॉज इट वॉज मेड टू द पब्लिक, एनी पर्सन हु इज़ ए नॉलेज ऑफ दिस ऑफर एंड फुलफिल द कंडीशन कैन एक्सेप्ट इट। क्या यहाँ तक लोग मेरे साथ हैं, क्या यहाँ तक पहुँच गए थे कि जनरल ऑफर थी, और जनरल ऑफर लिखने के बाद ही नहीं बोलना ये दिस इज जनरल ऑफर, ठीक है। मतलब एक आध वर्ड छोड़ दो खैर है, लेकिन जिसके पास भी नॉलेज हुई है उसको एक्सेप्ट करना चाहो वो एक्सेप्ट इसको कर सकता है, इतनी बात भी लिख दी, ठीक है। मतलब ये टू दी पॉइंट बात करके नहीं आनी है, हाँ ये जनरल ऑफर है, नहीं ये जनरल ऑफर नहीं है, हाँ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं करनी है, तरीके से तमीज़ से अपनी पूरी बात कन्वे करनी है। डन। चलो अब आ जाओ रेलेवेंट लीगल प्रोविजन। एन ऑफर इज वैलिड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। यहाँ पे जो उसका एम्प्लॉय था, बदर नाम था, क्या नाम था, आफ्ताब नाम था, आफ्ताब नाम था। तो क्या आफ्ताब को ये स्कीम पता चल गई थी या नहीं, ये ऑफ़र पता चल गई थी, नहीं, स्कीम नहीं लिख के जाना है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। क्या ये ऑफ़र उस तक पहुँच गई थी, नहीं पहुँची थी। तो ये ऑफ़र जब उस तक पहुँची ही नहीं थी तो उसने एक्सेप्टेंस भी नहीं दी थी, जब उसने एक्सेप्टेंस भी नहीं दी थी तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म हुआ ही नहीं था। चलो, आफ्ताब कैन नॉट क्लेम दी अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड फ्रॉम बदर, ये बात सब यहाँ तक सब साथ हैं। किसी को लगता तो नहीं कि आफ्ताब क्लेम कर सकता है, कोई ऐसा तो नहीं है, लगता तो नहीं है सर, पक्का। चलो, बिकॉज द ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम एट दैट टाइम, जब उसने कहा कि मेरा गुमा हुआ घोड़ा जाओ ढूंढ के आओ, तो आफ्ताब को क्या ये बात मालूम थी इस पर ऑफर है, नहीं, क्योंकि उसको ऑफर का इल्म नहीं था। उसने घोड़ा ढूंढ लिया और उसके पास क्योंकि कोई ऑफर की बात ही नहीं थी, उसने कोई एक्सेप्टेंस दी ही नहीं थी, इसलिए कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। डन। अच्छा, अब एक और बात पर आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैंने पहले ओरिएंटेशन क्लास में क्या कहा था, चीख चीख के एक बात कही थी कि मेरे प्यारे भाइयों, जब भी आपने ICAP का आंसर अटेम्प्ट करना है तो उसके साथ साथ दो चीज़ें लाजमी देखनी है। क्या, एक एग्जामिनर कमेंट, एक मार्किंग स्कीम। एग्जामिनर कमेंट मुझे क्या बताता है कि इस सवाल में जो बच्चे अटेम्प्ट करके पेपर में आए, लेट्स 2016 का सवाल था, तो उसमें बच्चों ने क्या गलती की। जब तुम ये पढ़ लोगे कि बच्चों ने इस सवाल में क्या गलती की, तो क्या तुम वो गलती करोगे? अगर करोगे तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो गलती नहीं करोगे। यानी कि एग्जामिनर कमेंट पढ़ते 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 तुम्हारा मेयार, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, ये आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। वो जो बिगनर बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, मिस्टेक से लर्न कर करके कर करके कर करके कर करके तुम इतने परफेक्ट हो जाओगे, फिर एक पॉइंट पे तुम एग्जामिनर कमेंट देख के सोगे, अबे क्या बच्चे हैं, ये गलती कर दी, ये गलती तो करनी नहीं चाहिए, ये तो पहले भी एग्जामिनर ने आंसर पूछा था और बच्चों ने गलत जवाब दिया था, मुझे समझ आ गया। तो बच्चे ना यूनिवर्सल मिस्टेक कर रहे होते हैं, स्टूडेंट तो एक जैसा ही है ना, यूनिवर्सल मिस्टेक कर रहे होते हैं, केस पिक नहीं कर पाते सही से, कोई आंसर नहीं लिख पाते, गलती कर रहे होते हैं। तो अगर तुम दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो क्या कोई गलती करोगे वो वाली? नहीं। नई गलती के चांसेस हैं कितने यार? 1% भी नहीं है, 1% है, 2% है, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है नई गलती के। क्यों? क्योंकि जनरली इंसान एक जैसी गलती कर रहा होता है यार, बात समझ रही है। तो हम पढ़ेंगे एग्जामिनर कमेंट, फिर हम देखेंगे इसका मार्किंग प्लान। वो कहते हैं ना हर स्टेप का एक मार्क्स होता है, मैथ्स में पढ़ते हैं ना बेटा, जितने स्टेप आपने लिखे हर स्टेप के एक मार्क्स है, फिर हम लंबी करते थे अपने आंसर को, यार हर स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जामिनर कमेंट, और हर सवाल एग्जामिनर कमेंट में कोशिश करूँगा क्लास में पढ़ाऊँ। अगर कभी नहीं पढ़ा पाया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो सवाल आप रिटर्न में अटेम्प्ट करोगे उसके एग्जामिनर कमेंट और मार्किंग स्कीम पढ़ोगे, क्योंकि मैंने कोर्स कंप्लीट कराना है। बोलो एग्जामिनर कमेंट मार्किंग स्कीम हर किसी की पढ़ाता हूँ बैठ के, ठीक है। फिर इंशाल्लाह पेपर से हफ्ते पहले जो है ना आपको बोलेंगे यार कोर्स आपका हो गया बेहतरीन, ठीक है, डन है। तो कुछ काम मेरा है और वो स्लाइड में देना कि उतनी एफर्ट आपने भी डालनी है, तो जितना काम मैं कर रहा हूँ उतना करोगे, पढ़ोगे एग्जामिनर कमेंट। बोलो मैं वादा करता हूँ मैं एग्जामिनर कमेंट पढ़ूंगा, बोलो। एक ही बच्चा वादा कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं करो। बोलो मैं वादा करता हूँ मैं एग्जामिनर कमेंट और मार्किंग प्लान देखूंगा, ठीक है, मैंने फर्स्ट डे से देखने हैं, बिल्कुल सही, शाबाश, डन। चलो एग्जामिनर कमेंट क्या कह रहा है एग्जामिनर, क्या शिकायत है एग्जामिनर की बच्चों से? इतना आसान सवाल था। द परफॉर्मेंस वॉज सेटिस्फैक्ट्री, चलो अच्छा खुश है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट करेक्टली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर, जनरल ऑफर, ये तो हर कोई कर देता। However, some candidate fail to appreciate that in case of lack of communication of an offer, the reward cannot be claimed. देखो बच्चों ने क्या गलती की कि उसको ऑफर पहुंची ही नहीं थी तो वो क्लेम नहीं करता। बच्चों ने कहा हाँ यार बाद में चल गया, अब तो वो हकदार बनता है। लोगों ने आंसर पता है कहाँ से किया? दिल से किया। अगर तुम अपने दिल से पूछो उसको मिलना चाहिए था, तुम क्या बोलोगे? हाँ यार सही बात है यार, गरीब आदमी है, ठीक है, उसको मिलना चाहिए था, मेहनत तो उसकी है, उसको नहीं मिला तो क्या हुआ, तो चल के ना दे देना चाहिए। ये क्या हमारा दिल का आंसर, लेकिन ये लॉ का आंसर नहीं है। हमें क्या आंसर देना है? दिल से देना है, लॉ से देना है, लॉ से आंसर देना है। तो हम क्या कहेंगे कि जनाब चूंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, उस तक वो बात पहुंची ही नहीं थी, तो बोलो तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे।
Some candidates were of the view that since there was an employer and employee relationship between the parties, the finder was ineligible to claim the reward. कह रहा भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था तो नहीं पैसा लगता, मतलब आउट ऑफ नो वेयर अपना ही लॉ बना दिया। तो हमने एग्जाम में इस तरह की पैथेटिक गलतियाँ नहीं करनी है कि अपना ही लॉ बना दिया, जो नॉलेज पड़ी है उसी से आया है और वहीं से पूछेगा। सर आप सर नासिर सब बात से इंस्पायर्ड हैं, मेरे उस्ताद हैं भाई, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, ही इज़ वन ऑफ देम माशाल्लाह। लेकिन ये तुम तो कहाँ से सवाल कर रहे हो भाई, कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ख़तरनाक सवाल कर रहे होते हैं क्लास के दरमियान। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो मैं अगर इस मकाम पे हो ना तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, लगन है, शौक़ है पढ़ाने का, माँ बाप की दुआएं और मेरे उस्तादों की इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जिस दिन मैं AFC में आया उस दिन से लेकर आज तक जितने मेरे उस्तादों ने साथ दिया है सबकी कंट्रीब्यूशन है। सर सादल ताब से पढ़ा है ना, 2018 में मैंने उनसे बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ा AFC का, AFC 3 होता था शायद, गालिबन 4 पेपर होता था AFC के, AFC 2 या 3 होता था, तो बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ा, उनसे ताल्लुक़ आज तक कायम है माशाल्लाह, मेरी ग्रुपिंग बड़ा उनका किरदार है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनका बड़ा किरदार है मेरी इस इंसान को शेप करने में। अच्छा ये क्लास एंड हो गई है क्योंकि किसी होशियार ने ना पीछे से कोई क्लास स्टार्ट कर दी है, तो बच्चों की क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है, तो ज़रा मैं रिज्यूम कर लूँ। 4 तक क्लास थी और किसी होशियार ने क्लास काट दी पीछे से, क्या बोले यार। अब जब तक बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे तो चलो जी यार, ये क्लास जूम की अगली है ना मेरे ख्याल, वो एंड करनी होगी उसने बेवकूफ़ आदमी ने, उनकी सर अहमद की MFA एंड करनी होगी, उसने पीछे से बिल उठा के एंड कर दी। ठीक है तो खैर यहाँ से कट गई, डन है। एग्जाम में कमेंट समझ आया, मार्किंग प्लान। अच्छा अगर किसी बच्चे ने इस सवाल के अंदर टाइप ऑफ ऑफ़र आइडेंटिफाई कर ली कि जनरल ऑफ़र है तो उसको 1 नंबर मिल गया था। ठीक है, 1 नंबर का हकदार हो गया। अगर किसी ने बता दिया कि वो आफ्ताब उससे बदर से अमाउंट क्यों क्लेम नहीं कर पा रहा, 2 नंबर मिल गया। और अपना फ़ाइनल फ़ैसला देने का कितने मार्क्स, 1 मार्क। अगर किसी बच्चे ने फ़ाइनल फ़ैसला नहीं किया, हैंस देयरफॉर कंक्लूजन नहीं दिया, तो कितने मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स। डन है। अच्छा हम अक्सर औकात एग्जाम में क्या करते हैं, कोई गलती करके आ गए, कोई आधी दूरी बात लिख के आ गए, तो हमें ये डर लगा रहता है, निकाल नहीं दिया इंशाल्लाह, वो जूम बंद हो गया था, तो हमें डर लगा रहता है यार हम पास होंगे फेल होंगे, हमने आंसर सही किया है नहीं किया, तो जितना करके आओगे उतने मार्क्स मिल देंगे। डन है। अच्छा मैंने क्लास का पेस आज डेलीबरेटली स्लो रखा है ताकि मैं प्रैक्टिस पे फोकस कर सकूं। अगर मैं चाहता ना तो लास्ट सेशन में मैंने कितना पढ़ा दिया था, लास्ट सेशन में मैंने 3rd क्लास में ये पूरे रिवोकेशन ख़त्म कर दी थी, क्योंकि उसमें बच्चों का पेस अलग था। वो बच्चे बोलते थे हाँ हाँ बेहतरीन समझ आ रहा है, आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें, हम जल्दी जल्दी दे। लेकिन चूँकि यहाँ पर टाइम लग रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ड्राफ्टिंग Day 1 से करवाऊँ, सवाल क्लास में Day 1 से सॉल्व करवाऊँ, इसलिए वी आर टेकिंग आवर ड्यू टाइम। डन है। कहाँ से आवाज़ आ रही है ये? अच्छा है जिसका माइक खुला हुआ ना तो माइक बंद कर दें, मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ बल्कि यहाँ से। डन है। डेमो क्लास ईद के बाद तक होंगी, नहीं डेमो क्लास कल आखिरी है, फिर ईद के बाद से पोर्टल पे ही आएगी। ठीक है चलो अगला सवाल कर लें जल्दी से, शाबाश। अगला सवाल हमारा आखिरी टारगेट आज का, समझ आ रहा है भाई, प्रैक्टिस हो रही है, डन सीन है। चलो आखिरी सवाल पढ़ो, थोड़ा सा और रिसेंट सवाल आ गया है। अच्छा ICAP की किताब में जो लास्ट सवाल हमने किया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, और ये स्प्रिंग 2019 का सवाल है जो हम करने जा रहे हैं। सवाल रीड करें। चलो जी। What will be आदिल की liability towards अहमद if he wishes to make the sale to हामिद। कहता है कि आदिल की लाइबिलिटी क्या होगी अहमद को अगर वो सेल करना चाह रहा है हामिद को। क्या सवाल बड़े को समझ आ रहा है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा। 3 पार्टीज़ लग रही हैं, कह रहा है कि जनाब आदिल की लाइबिलिटी क्या होगी अहमद के टूवर्ड्स अगर वो सेल करना चाह रहा है हामिद को। 3 पार्टीज़ आ गई हैं। आदिल अहमद को क्या पे करेगा अगर वो बेचना चाह रहे हैं हामिद को। अब क्या बेचना चाह रहे हैं हमें नहीं पता, तो रिक्वायरमेंट पढ़ के हम लोग को समझ नहीं आया। अब हम सवाल शुरू करेंगे। क्या आ जाओ, टाइम हो गया सर, नेक्स्ट क्लास भी है बेटा, 4 बजे क्लास है मेरी, ऐसा ही है ना? 4 तक है? नहीं यार 4 तक थी, 2:30 से 4 लगवाई है मैंने यार, ऐसा नहीं हो सकता। रुक जाओ
मैंने 1.5 से 2.5 से 4 लगवाई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है 4 पौने 4 तक वो। देख लेता हूँ चलो। है ना, चलो बेटा रिंगा रिंगा रिंग, घूमते जाओ, 4 तक क्लास है। ऐसे तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो, 2 मिनट तुम लोगों ने ज़ाया कर दिए मेरे, ठीक है, एक्स्ट्रा ले लेंगे। चलो बात है नहीं, शाबाश, बोली बेटा, मस्ती नहीं। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल की डीएचए वाली प्रॉपर्टी, ये अहमद है, ठीक है, ये अहमद है, ये आदिल की डीएचए वाली प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है और उसे एक ख़त बेचता है 1 मार्च 2019 को। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि तुम अपनी डीएचए की प्रॉपर्टी बेच रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ तुम्हारी इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, क्या प्लीज़ तुम ये मुझे बेचना चाहोगे? ये क्या है? रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, ये ऑफ़र है नहीं, ये रिक्वेस्ट है, क्या बेचना चाहोगे? वॉट इज़ द हाइएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फार। अब देखो और क्लियर हो गया कि ऑफ़र नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि यार सुना है यार तुम बेच रहे हो, अगर बेच रहे हो तो ज़रा मुझे बता दो। मुझे होता कि मोहल्ले में आप जा रहे होते हो घर बेचने के लिए, तो फिर अफवाह फैल जाती है यार ये लोग छोड़ के घर जा रहे हैं, फिर आपको आगे पीछे से ऑफर आने आती होती है, यार गाड़ी बेच रहा है, चलिए यार तेरी बाहर जॉब हो गई है, बाइक बेच रहा है यार मुझे दे दे। तो ये क्या है, ये इंक्वायरी है। यानी कि हमने जो सवाल के शुरू का आधा हिस्सा था वो क्या है, इंक्वायरी है। कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई एग्रीमेंट अब तक नहीं है। आदिल ने कहा कि यार अब तक इसके 35 मिलियन रुपए लग चुके हैं, अब तक इसके 35 मिलियन रुपए लग चुके हैं। अहमद ने कहा कि यार मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी 36 मिलियन की ख़रीदना चाहता हूँ। अच्छा ऐसे ही लिख दिया इसने, आई अग्री। आई क्या ना मस्ती की, क्या लिखा, आई अग्री, जिससे लगे यार हाँ एक्सेप्टेंस हो गई और एग्रीमेंट हो गया। इसने बोला हाँ यार मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी 36 लाख में खरीदूंगा, 36 मिलियन में खरीदूंगा। क्या उसने बोला था खरीदो? तो अग्री क्यों किया? अग्री क्यों किया? उसने बोला हाँ, इसने तो ऑफ़र दी है, ये तो इसकी ऑफ़र है कि यार हाँ ये तो उसकी ऑफ़र हो गई, लेकिन अग्री से क्या लग रहा था कि जैसे एक्सेप्टेंस हो गई है। अच्छा यार मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ना 36 मिलियन पे खरीदने के लिए तैयार हूँ। सब्सिक्वेंटली उस पर हुआ क्या? अच्छा इसने 36 मिलियन की बिड लगा दी ना, इसको 36 मिलियन की बिड लगा दी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद फॉर रुपीज़ 38 मिलियन। हामिद और होशियार, उसने बोला यार 38 की दूंगा, ठीक है डन। अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है? कह रहा है कि आदिल की लायबिलिटी क्या होगी अहमद को अगर वो हामिद को सेल कर देता है? कोई लायबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पहली बात तो ये कि उसने रिक्वेस्ट की थी, दूसरी बात क्या, रिप्लाई करते हैं मतलब हाँ उसने तो जो रिप्लाई दिया है उसने तो उसकी इंक्वायरी का रिप्लाई दिया है, उसने कोई ऑफर कोई एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं की। तीसरी बात हाँ उसने ऑफर दी थी, उसने एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है कि लायबल है, कितने लोगों को लगता है लायबल नहीं है? कौन कौन है मीतना जो बोल रहे लायबल है कोई ऐसा मीतना का बच्चा? कोई ऐसा नहीं है, सब क्या बोल रहे हो, लायबल नहीं है। चलो गुड, आंसर पढ़ते हैं। सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर और एक्सेप्टेंस। यार यहाँ तो तुम ये भी लिख सकते थे कि इंक्वायरी या आस्किंग अ मेयर क्वेश्चन इज नॉट ऑफर, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये भी लिख सकते थे, इक्वली गुड है, डन। अच्छा फर्स्ट लेटर फ्रॉम अहमद टू आदिल इज अ रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यार उसने इन्फॉर्मेशन मांगी है कि क्या चल रहा है यार, कितनी की दोगे ज़रा मुझे बता दो। अहमद ने जो आदिल को जवाब दिया वो क्या है, यार 35 मिलियन लग चुके हैं इसके, ये क्या है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, डन। ये बात तो हमने डन कर दी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा कि यार मैं अग्री करता हूँ कि 36 मिलियन की खरीदूंगा। अग्री करने से क्या लग रहा था अपेरेंटली कि एक्सेप्टेंस दे रहा किसी चीज़ की, ऑफर हो गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो गुमराह कर रहा था। उसने बोला यार मैं 36 मिलियन दे दूंगा, ये क्या है, ऑफर, ये क्या है, ऑफर। आदिल ने रिस्पॉन्स दिया? नहीं दिया। जब रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई। हाँ ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। अगर वो पूछता क्या कोई वैलिड ऑफर है, मैं बोलता हाँ वैलिड ऑफर है, जो इसने 38 मिलियन में खरीदने के लिए अग्री किया, ये दरअसल एक ऑफर है, इस सवाल का पार्ट नहीं है लेकिन ये ऑफर है। अच्छा नाउ हामिद ने जब ऑफर कर दी है 38 मिलियन की, जो कि आदिल इज़ फ्री टू एक्सेप्ट एंड ही इज़ फ्री टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद हामिद, ही विल बी नॉट लायबल towards Ahmed if he sell his property DHA वाली to Hamid for rupees 38 million, therefore no breach of contract, therefore no breach of contract। अच्छा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक लॉ का लीगल वर्ड है जो हमारा चैप्टर नंबर 9 कवर कर रहा है। ब्रीच कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को, ठीक है। अच्छा एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर बोला भाई अच्छा परफॉर्मेंस था, बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। मार्किंग प्लान क्या था? 1.5 नंबर था किसका, कोई लायबिलिटी है या नहीं, और आधा नंबर था
कॉन्क्लूजन देने का। डन। यानी कि अगर तुम सिर्फ ये बात देख के आते ना यहाँ तक, अगर तुम अपनी बात को यहाँ तक लिखते, यहाँ तक, इस लाइन तक, तुम्हें कितने नंबर मिलते? 1.5 नंबर। आधा नंबर लेने के लिए क्या? कॉन्क्लूजन। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं 47 पे रुकते हैं, 48 पे रुकते हैं। सर ऐसा पेपर किया, आग लगा दी, बेहतरीन। अब वो जो छोटी छोटी मिस्टेक करके आते ना, रिकमेंडेशन नहीं लिखी, कॉन्क्लूजन नहीं लिखा, रेलेवेंट लीगल प्रोविजन नहीं लिखा, आंसर में बेसिस नहीं लिखी, 2-2 3-3 नंबर लूज़ कर दिए, 45-46 पे रुक गए। आता था आपको, आपने लिखा नहीं। बात समझ आ रही है? डन चीज़ है। चलो अगली चीज़ हमारे पास अगली क्लास में आएगी, वो हमने इंशाल्लाह ताला पढ़नी है, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर प्रपोजल। यानी अगर मैंने ऑफ़र दी और मैं कह रहा हूँ यार बस नहीं, मैं नहीं दे रहा, ठीक है, मैं अपनी ऑफ़र वापस लेना चाहता हूँ, तो क्या ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, और ले सकता हूँ तो कब तक ले सकता हूँ? ये पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी ऑफ़र की कुछ 2-3-4 सवाल आते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ही हैं, लेकिन ये एग्जांपल्स हैं, वो कल की क्लास में छोटे छोटे हैं, ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह वक्त मिला तो एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद मिलता है। समझ आ रहा है भाई? शयान भाई समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पक्का? सब समझ आ रहा है? ओके की रिपोर्ट है? पक्की बात है? डन है। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।